हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू शिवान एजुकेशन। अभी अभी सीडीएस सेकंड का पेपर हुआ। सीकेट सेकंड मतलब सीकेट का जो जून वाला सेशन होता है, तो उस सेशन का पेपर हुआ और उसके अंदर हिस्ट्री के कई सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। तो उन तमाम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिला के 24 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे गए हैं और उनमें से तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे या मोर देन 5 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे गए। कई बार हमारे राजनेता हमको हिंट देते हैं, हम समझते नहीं है। अमित शाह जी ने बोला था कि मित्रों आप क्रोनोलॉजी समझिए, और लिटरली आप अगर चाहे सीडीएस देखें, चाहे यूपीएससी देखें, आप यूजीसी नेट देखें या बाकी कोई एग्जाम देखें, हर एग्जाम में क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो एक तो अगर इसका मैं समरी अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं और उसके साथ में फ्रीडम फाइटर्स या जो भी हमारे अनसंग हीरोज हैं उनसे संबंधित भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पूछे गए हैं। और उसके पीछे मुझे एक रीजन आपको लगता है कि सरकार चाहती है या कमीशन चाहता है कि आप महात्मा गांधी, पटेल, नेहरू, तिलक, सुभाष, इनसे आगे निकल के हमारे ऐसे हीरोज जिनके बारे में हमने ना सुना है ना उनका नाम हमको पता है, उन हीरोज के बारे में आप पढ़ें, उनके बारे में आपको समझें, ताकि ऐसे लोग जिनका आज़ादी में कंट्रीब्यूशन है, जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, तो उन नामों को आगे लाना, उनके कंट्रीब्यूशन को आगे लाना शायद एक मकसद, एक उद्देश्य यहाँ पर आपको हो सकता है। आई रियली अप्रिशिएट दैट स्टेप बाय द कमीशन कि ऐसे लोगों के बारे में हमेशा हमको जरूर जानना चाहिए। चलिए, तो बिना समय गवाए फटाफट हम इन क्वेश्चंस का रिव्यू कर लेते हैं और उनके आंसर्स भी एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स। कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स दी गई हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहले साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट, Agra summit between the India and Pakistan, signing of the SAARC charter at the SAARC summit, first SAARC summit, और इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो 4 इवेंट्स दिए और चारों इवेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको दिया गया है। अब इसको हम एक बार क्रोनोलॉजी में आपको जमा लेते हैं। यहाँ पे लिखा है साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट। अब जब इंडो पाक वॉर हुआ 1971, तो 1971 का जो वॉर था, उस वॉर के बाद फरवरी 1972 में 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। इसमें इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उनके जो काउंटर पार्ट थे अयूब खान, तो इंदिरा गांधी और अयूब खान है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ एंड द एग्रीमेंट इज नॉन एज द शिमला समझौता 1972। उसके बाद आगरा समिट होती है कारगिल वॉर के बाद। कारगिल वॉर हुआ है 1999 में हुआ था, है ना। और उसके बाद 2003 में समिट हुई है। समिट कब हुई है? 2003 में। और ये समिट ऑर्गेनाइज हुई थी आगरा में। और यहाँ पर उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनके जो काउंटर पार्ट थे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ, ही केम टू इंडिया और एग्रीमेंट की कोशिश हुई, लेकिन एग्रीमेंट सफल नहीं हो पाया। तो इसका तो ईयर हो गया 2003। तीसरा बोलता है कि सार्क समिट है। सार्क समिट का पहला सार्क समिट हुआ 1985। सार्क का चार्टर काठमांडू में आपको साइन हुआ, तो 1985। और चौथा बोलता है कि भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट, तो 1974 में 1974 में भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। सेकंड वाले का नाम था ऑपरेशन शक्ति, जो 1999 में हुआ। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जमाना है। सबसे पहले हम लोग आपको देखेंगे, तो सबसे पहले शिमला एग्रीमेंट हुआ, मतलब 1। सबसे पहले शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो या तो ये होगा, ये ऑप्शन गया काम से। ठीक है, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट, उसके बाद 1971 के वॉर के, सॉरी हाँ, पहला शिमला एग्रीमेंट हो गया, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो ऑपरेशन शक्ति, तो 1 के बाद आपका आ जाएगा 4 मिल गया ऑप्शन। फिर भी देख लेते हैं। उसके बाद सार्क समिट हुआ 1985, उसके बाद में आपका ऑपरेशन, ये जो आगरा समिट है, उसके बाद आखिरी में आगरा समिट आपको हुआ। सो द राइट आंसर शुड बी सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन, बरदोली सत्याग्रह और सत्यशोधक समाज, 3 सोसाइटीज आपको दी गई हैं और तीनों सोसाइटीज के टाइम पीरियड वैसे ही अलग अलग हैं। इसको अगर आपको इनके ईयर्स नहीं भी पता है, उसके बावजूद भी आप इजीली इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले चिपको आंदोलन की बात, अब बहुत सिंपल सी बात है यार। देखो, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले तो भाई 1890s 1870s में, बरदोली आपके सीडीएम के जस्ट पहले, थोड़ा बहुत भी अंदाजा हो। और उसके बाद चिपको आंदोलन, तो आज़ादी के बाद। तो 1973 में चिपको आंदोलन हुआ, जिसमें स्पेशली सुंदरलाल बहुगुणा और गौराबाई,
ये इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन था। और इन दोनों ने और भी मतलब वहाँ के लोग थे। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था मैं आपको बताता हूँ कि जो उत्तराखंड वाला एरिया है उस समय उत्तर प्रदेश में था, आज उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड सरकार ने एक रूल पारित किया कि यार यहाँ से जो यहाँ के जो विलोज हैं, जो इंग्लिश विलोज होते हैं, कश्मीरी विलोज होते हैं, तो उनकी लकड़ी यहाँ पे मिलती है और उन विलोज का उपयोग किया जाता है इन क्रिकेट बैट या जो भी स्पोर्ट आइटम वगैरह है उनको बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो उसका उपयोग करने के लिए इनको यहाँ से कट किया जाए, इनको काटा जाए। और उसका जब काटने गए तो लोग लिटरली जाके पेड़ों से जाके चिपक गए और उसका बड़ा विरोध किया। तो 1973-74 में बड़े लेवल पे ये आंदोलन आपको स्टार्ट होता है। बरदौली सत्याग्रह होता है 1928 में। सरदार पटेल का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इसके अंदर, और यहीं से उनको पटेल की जो उपाधि है, पटेल का जो टाइटल है, बरदौली के महिलाएं ने दिया। तो ये भी एक तरीके से रेंट मूवमेंट था, या बोल सकते हैं कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट वगैरह के लिए, या मतलब जो अंग्रेज ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा रहे थे, तो इट्स अ टैक्स मूवमेंट जिसको गांधी जी ने नहीं, इसको सरदार पटेल ने इसको लीड किया था। सत्यशोधक समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले जो है उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया और तकरीबन 1873-1874 में 1870 के दशक में इसको शुरू किया गया। तो इन 1870s ये मूवमेंट जो है, कौन सा मूवमेंट, आपका सत्यशोधक समाज आपको शुरू होता है। ये सत्यशोधक, सत्य मतलब ट्रूथ, शोधक मतलब द ट्रूथ सीकर सोसाइटी स्टार्ट होता है। क्रम देख लेते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू अर्लियर। तो सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद 2, उसके बाद 1, तो 3 2 1, 3 2 1, तो सी शुड बी राइट आंसर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ताशकंद एग्रीमेंट इज राइट। ताशकंद समझौते के संबंध में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। पहला बोला इट्स एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन। ना बाबा, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, बिल्कुल गलत है। इट्स एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, बिल्कुल सही। तो जो 1965 का वॉर हुआ, इंडो पाक वॉर, उस वॉर के बाद रशिया ने दोनों कंट्रीज़ को इनवाइट किया कि आप आइए और आके एग्रीमेंट कीजिए या समझौता कीजिए। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट थे, उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, ये समझौता हुआ। और कहाँ पर हुआ? ताशकंद में। तो ताशकंद उस समय पे सोवियत रशिया का, यूएसएसआर का भाग हुआ करता था, तो वो एग्रीमेंट वहाँ पे साइन हुआ। ऑब्वियसली बात है कि हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ द बांग्लादेश ना, इट्स एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया ना, ऐसा कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला बोल रहा सी राजगोपालाचारी वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न। हाँ ठीक है, सही है। तो 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न मिला था, जिसमें से एक सी राजगोपालाचारी थे, है ना, जो इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन आपको रहा। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनिशिएट द कंसेप्ट ऑफ द इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, बिल्कुल सही है, एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत था। एंड दीनदयाल उपाध्याय वाज द पाइनियर ऑफ जनसंघ एंड देन भारतीय जनता पार्टी, इनके पितृ पुरुष आपको हैं। तो इन्होंने एकात्म मानवतावाद या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म लेके आए, जहाँ पर ह्यूमन का बॉडी, उसका माइंड और सब कुछ चीज़ें एक तरह से कंसंट्रेट हो, और कंसंट्रेट होके एकात्म होके, एक होके उसके बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश आपको हो। इट्स कॉल्ड द एकात्म मानवतावाद। तो 1 और 2 दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आर द राइट आंसर। तो राइट आंसर शुड बी सी। चलिए अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सीएसपी के फाउंडर कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू या अशोक मेहता। सो द राइट आंसर इज आचार्य नरेंद्र देव। 1934-35 में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया। नेहरू जी वॉज मेंबर ऑफ दैट पार्टी। उसके अलावा नेहरू जी के अलावा जो सुभाष चंद्र बोस है, तो सुभाष बोस वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्टी, और भी कई सारे लोग थे। और ये वो समय था जब कांग्रेस के अंदर समाजवाद की जो लहर है, सोशलिज्म की लहर आपको चलने लग गई। तो द पर्सन लाइक द नेहरू, पंडित नेहरू, ही वाज मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ही वाज मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो। तो ऐसे कई सारे लोग थे जो अलग अलग पार्टीज के मेंबर हुआ करते थे, और रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट पार्टीज, अलग अलग पार्टीज के मेंबर होने के साथ में वो कांग्रेस के मेंबर भी हुआ करते थे। एक बंदा है जो मुस्लिम लीग में भी है, हिंदू महासभा में भी है, वो सीएसपी में भी है, वो कांग्रेस में भी है, वो हर जगह है। तो ये सीएसपी आपको आया। तो सुभाष बोस वगैरह, और स्पेशली नेहरू की अगर हम लोग बात करें, तो नेहरू जब पढ़ने गए थे लंदन, तो उस समय पे वहाँ पे जो फेबिन पार्टी है, तो ही वाज अ मेंबर ऑफ द फेबिन पार्टी ऑल्सो।
तो वहाँ से उनको समाजवाद का जो चस्का है, वहाँ से उनको समाजवाद का या सोशलिज्म का चस्का वहाँ से उनको जाके लगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बंगाल कंट्री साइड एट द टाइम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त जब हुआ तो उस समय पे बंगाल कंट्री साइड मतलब विलेजेस हैं, वहाँ का एक क्वेश्चन दिया है, बोलता द जमींदार ट्रूप्स वर डिसबैंड। जमींदारों की जो ट्रूप्स थी, उनकी जो सेनाएं थी, उनको बैन कर दिया। तो ये जो इनकी ट्रूप्स होती थी, इनको बोलते थे लठियाल्स। अभी लठियाल क्यों बोलते थे? क्योंकि ये जमींदारों की पुलिस हुआ करती थी। और कॉर्नवालिस ने जब परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त लेके आया या जमींदारी सेटलमेंट लेके आया, एट दैट टाइम उसने एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि इनके पुलिसिंग पावर खत्म कर दी। अच्छा, ये जो जमींदार यहाँ पे जो लिखे ना, जो जमींदार है, ये एक्चुअली मुगल पीरियड के जमींदार थे। मुगलों के बाद जब लेटर मुगल पीरियड आया तो लेटर मुगल में भी इन्होंने अपनी ज़मींदारी जो है उस ज़मींदारी को कंटिन्यू रखा, उसको आगे नियंत्रित कंटिन्यू आपको रखा। और उसके बाद जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ तो उनके पुलिसिंग पावर खत्म कर दिए गए, क्योंकि कॉर्नवालिस के टाइम पर आप देखोगे थाना सिस्टम वगैरह आपको आ चुका था, तो इनके पुलिसिंग पावर खत्म हो गई। ये स्टेटमेंट पहला सही है, फर्स्ट सही है। दूसरा बोलता है विद इन द विलेज द पावर ऑफ द जोतेदार वाज मोर इफेक्टिव देन ऑफ द जमींदार। तो जोतेदार कौन होते थे? जो जमींदारों से जमीन लेके वहां पर जमीन को जोतते थे, जमीन को कल्टीवेट करते थे, तो दे आर द कल्टीवेटर्स। जमींदार के नीचे कल्टीवेटर। स्टेटमेंट बोलता है विद इन द विलेज द पावर ऑफ द जोतेदार वाज मोर इफिशिएंट देन दैट ऑफ द जमींदार। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे हिसाब से गलत है। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर जब यूपीएससी देगा तो हमको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। रीज़न इज़ दैट कि जोतेदार का पावर जो है वो कहीं ना कहीं मतलब आप बोल सकते हैं कि जमींदार के इक्वल भी होता था। कई सारे जोतेदार डायरेक्टली गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करते थे, कुछ जोतेदार पर्सनल एग्रीमेंट्स उनके गवर्नमेंट से, कुछ जमींदारों से एग्रीमेंट करते थे। तो ये बोलना कि उनका पावर ज़्यादा था थोड़ा सा गलत होगा। अगेन वी वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। चलिए तीसरा बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अ रूल दैट प्रॉपर्टी ऑफ द वुमन शुड बी टेकन ओवर, है ना, नॉट टू बी टेकन ओवर, कि महिलाओं की जो प्रॉपर्टी है उसको वापस न लिया जाए, ऐसा कोई एग्रीमेंट उन्होंने बनाया। देखो मेरे नॉलेज में ऐसा कोई कानून नहीं बना था महिलाओं की संपत्ति को लेके। हाँ, इसके पहले जैसे जीमूत वाहन जैसे जो टैक्स हुआ करते थे, उन टैक्स में महिलाओं की प्रॉपर्टी की बात जरूर की गई है। जैसा मेल का जितना अधिकार उतना फीमेल का अधिकार है, लेकिन ब्रिटिश टाइम पर इस प्रकार, अच्छा हाँ, ब्रिटिश टाइम पर यह जरूर हुआ था कि जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट है ना, जो वो कानून, या बोल सकते हैं कि धार्मिक निर्योग्यता कानून, कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तित करता है फिर भी उसके प्रॉपर्टी राइट्स कंटिन्यू होंगे, ऐसे कानून जरूर आए थे ब्रिटिश पीरियड में। बट द लॉ की महिलाओं के लिए तो ऐसा तो कुछ नहीं था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है ना। चलिए तीसरा बोलता है द अडियार्स वर द शेयर क्रॉपर्स ऑन द लैंड ऑन बाय द बरगेदार। तो बरगेदार क्या है? अब देखो बरगादार जो होते थे ये खुद जोतेदार या लैंड ऑनर्स हुआ करते थे। तो बोल रहा है कि द अडियार्स वर द शेयर क्रॉपर ऑन द लैंड ऑन बाय द बरगेदार। अदियार जो होते थे इनके खुद के लैंड होते थे, खुद की जमीन होते थे। तो ये बरगादार के ऊपर डिपेंड है ना, शेयर क्रॉपर्स ऑन द लैंड ऑन बाय द बरगादार। ये थोड़ा सा मुझे गलत स्टेटमेंट लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अगेन यूपीएससी उसको तय करेगा कौन सा आंसर है। तो यहां तक अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट तो सही है ना, पहला स्टेटमेंट सही है। तो ये वाला तो अपना आंसर गलत ही हो गया। पहले को हमको 100% पता है। दूसरा थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन यूपीएससी इसको बताएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो थर्ड तो गलत है। तो या तो इसका आंसर 1 to 4 होगा या ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि ये अगर इसको हम लोग माने ना कि हाँ चलो ठीक है जोतेदार ज़्यादा इफेक्टिव थे, ऐसा कुछ उनके पास और डेटा वगैरह उसको लेके हो, तो इन दैट केस 1 to 4 इसका सही हो सकता है ना। बाकी 3 गलत है। हो सकता है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हो, ऐसा कोई कानून हो जो हमको नहीं पता हो। तो अगेन ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, तो ये हम यूपीएससी के पाले में डालते हैं कि इसका ऑफिशियल आंसर क्या आएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गदर मूवमेंट इज राइट। गदर मूवमेंट के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब देखो गदर मूवमेंट की हम लोग बात करें तो जो भारत में कई सारे लोग थे जिनको डिपोर्ट करके यूएस भेजा गया, और यूएस भेजने का भी एक रीज़न था कि यूएस में एक तो भारत से बहुत दूर था और वहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी था। तो यूएस हो गया, चाइना, कनाडा वगैरह हो गया। तो बाद में फिर लोगों को मलय वगैरह भी भेजा गया, बट यूएस में फ्रीडम आपको था। तो चाहे वो सोहन सिंह बाखना हो, लाला हरदयाल वगैरह, तो इन सब लोगों को वहाँ पे भेजा गया और वहाँ पर रह के ये अपनी जो भी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ वगैरह थोड़ी बहुत करते थे, जैसे आज के टाइम पर खालिस्तानी लोग करते हैं, ठीक है। तो 1913 में 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसका, अच्छा आई एम नॉट कंपेयरिंग दीज पीपल, दिस फ्रीडम फाइटर्स विद द खालिस्तान, इसको गलत नज़रिए से मत लेना, मैं उस फ्रीडम की बात कर रहा हूँ,
उस आज़ादी की बात कर रहा हूँ कि जो आज़ादी उनको वहाँ मिली हुई है वैसी आज़ादी लगभग इन लोगों को भी मिली हुई थी। ये फ्रीडम फाइटर हैं, खालिस्तानी लोग थोड़े से एंटी इंडिया हैं, है ना, बिल्कुल 100%। तो द मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय द सोहन सिंह बाखना, बिल्कुल सही है, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, फ्रांसिस्को में इस्टेब्लिश किया। बाद में इसमें लाला हरदयाल जैसे जो लोग हैं, तो बाद में लाला हरदयाल जैसे लोग इसके अंदर आपको शामिल हुए। उसी प्रकार से गदर मूवमेंट टुक इट्स नेम फ्रॉम द वीकली गदर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो गदर न्यूज़पेपर था ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, इस न्यूज़पेपर से ही नाम आपको आया। गदर का मतलब होता है रिवोल्ट, म्यूटिनी, रिवोल्ट बोल दो, म्यूटिनी बोल दो, बोलते ना 1857 का गदर। तो वो जो गदर था वो गदर यहाँ से शुरू हुआ, और ये पत्रिका आती थी, एक मैगजीन टाइप आपको आता था, और इसमें वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। जैसे एक उसमें एक पैम्पलेट आता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा, और ये होता था इन द गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट होती है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट, तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में आपको होता था मतलब पंजाबी में, है ना, भाषा कौन सी हो गई, भाषा हो गई पंजाबी, और उसके अलावा उर्दू में, तो उर्दू और पंजाबी में इसको प्रिंट किया जाता था। और उसके बाद गदर जो न्यूज़पेपर था उसी के नाम से इस आंदोलन को बोला गया गदर मूवमेंट। और उस समय उनका बोलना था कि यार देखो 1857 की क्रांति को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और ऐसे हमको एक और सैनिक विद्रोह, एक और एक मिलिट्री म्यूटिनी करने की हमको भारत में ज़रूरत है। और कई सारे लोगों को ट्रेनिंग्स दे दे के वो इंडिया भेजते थे, स्पेशली पंजाब की रीजन में भेजते थे। और जब सरकार को पता चला तो सरकार बोलती है कि दीज पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम द यूएस आइडियाज़, तो उनसे इन्फेक्टेड है। तो उन्होंने बोला कि ये अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो या तो उनको जेल में डाल दो या उनको सीधा उनके गांव भेज दो। तो वो जो लोग आते थे वहाँ से यूएस से, उनके ऊपर भी कई सारे अत्याचार वगैरह जो हैं, अत्याचार वगैरह इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा किए जाते थे। अगला क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी आपको जमाना है पॉलिटिकल इवेंट्स की। तो पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो ऑर्डर आपको जमाना है, ठीक है। अब एक एक करके इनको हम लोग आपको देखते हैं कि कब कौन सी इवेंट आपको स्टार्ट हुई। तो जो पूना सार्वजनिक सभा है, द सभा वाज एस्टैब्लिश इन द 1870, है ना, आत्माराम पांडुरंग, नॉट आत्माराम पांडुरंगा, ही वाज गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे, महादेव गोविंद एमजी रानडे। तो रानडे वगैरह जो है उनके द्वारा इस सभा की शुरुआत आपको की गई इन 1870। उसके बाद आया आपका इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश इन 1876। देन मद्रास महाजन सभा, तो ये कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के जस्ट पहले मद्रास महाजन सभा 1884 में 1884 में शुरू हुई, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्टार्ट हुआ 1885 में। बाद में खैर ये जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी आपको मर्ज हो गया। तो ये एक एक करके ये चारों इवेंट्स है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो जाता है कि पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इसको देखते हैं। तो 1 2 3 4 जमा हुआ ही है, तो आंसर इज द सी, ए इज द राइट आंसर, 1 2 3 4। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार जब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देता है और वहां पर आंसर 1 2 3 4 आता है, वी आर इन द डाउट कि यार 1 2 3 4 साथ में कैसे हो सकता है, जरूर हम गलत कर रहे हैं। कई बार आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड्स होते हैं, जैसे इस पेपर में 2-3 आंसर ऐसे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो हिस्ट्री है, उसके अलावा और भी सब्जेक्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स हैं। तो जब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं तो हमको लगता है कि यार हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, हम कुछ गलती कर रहे हैं। एक मिनट यार, हाँ, हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, बट इसका आंसर 1 2 3 4 ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट दी है 2, तो उनको आपको मर्ज करना, मैच करना है। ये इधर अच्छा एक्चुअली उल्टा हो गया है ना जमाने में, हाँ ये लिस्ट 1 2 उल्टी हो गई है, बट ठीक है कंसिडर कर लेना। तो अरविंदो घोष, कुदी अरासू, फिरोशा मेहता, किसान बुलेटिन, इंदुलाल याग्निक, बॉम्बे क्रॉनिकल, ईवी रामस्वामी नाइकर, भारत भवानी मंदिर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि अरविंदो घोष ने एस्टैब्लिश किया, इन्होंने लिखा था भवानी मंदिर। तो भैया डी का तो 1 हो गया, डी का 1 हो गया, ये 2 आंसर खत्म हो गए, मतलब 50-50 आपने लगा दिया, 50-50 लगा दिया, डी का 1 हो गया। मैक्सिमम बच्चों को पता होगा भवानी मंदिर, कई बार पढ़ाया गया, मैंने खुद ने कई बार आपको पढ़ाया है। उसके बाद आप देखोगे ईवी रामस्वामी अयकर, तो इन्होंने कुदी अरासू जो है, इन्होंने कुदी अरासू आपको लिखा था। तो ये भी एक तरीके से 4 जो है 4 का ए हो गया, A4 हो गया। तो ठीक है, ये तो दोनों साथ में उसने आपको दिए, बड़ा शाना है बनाने वाला क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आप देखोगे तो जो आपका
हाँ, उसके बाद अपना बॉम्बे क्रॉनिकल आपको है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो इंदुलाल याग्निक है, तो इन्होंने किसान बुलेटिन आपको लिखा, तो बी का हो गया 3, बी का हो गया 3 और सी का 2 हो गया, तो ए शुड बी राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, तो 90 का आंसर हो गया ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ द प्लो फील्ड एट द कालीबंगन इन राजस्थान। तो अब उसने राजस्थान कालीबंगन दे दिया कि यहाँ पे प्लो फील्ड मिली है। बच्चा रटता है कि प्लो फील्ड हमको राजस्थान कालीबंगन में मिला रहे, वो तो हमने दे दिया। अब ये बताइए ये प्री हड़प्पन है पोस्ट हड़प्पन है, ये हड़प्पन पीरियड है। अब देखो हम इसको हड़प्पा में ही पढ़ते हैं, लेकिन उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, और कंफ्यूज होके प्री हड़प्पा पोस्ट हड़प्पा कुछ लगा दो, लेकिन झांसे में नहीं आना है। हमने आपको पढ़ाया है कि जो हड़प्पन पीरियड है उसमें कालीबंगन में ये एविडेंस मिले हैं एग्रीकल्चर के, और ये एविडेंस मिले हैं ड्यूओ क्रॉपिंग के। ड्यूओ क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक साथ दो फसलों की खेती एक साथ आपको की जाए, मतलब एक साथ दो फसल, जैसे गेहूं और चना साथ में बो दिया, या चना गेहूं और सरसों वगैरह साथ में आपको बो दिया, तो एक की हाइट ज़्यादा है एक की कम है, तो ड्यूओ क्रॉपिंग आपको होती है। तो वो जब खुदाई की गई तो वो जो खेत में जो फरोज होते हैं, क्यारियाँ जो होती हैं, वो क्यारियाँ जो फरोज हैं, वो फरोज के सबूत हमको मिले, और प्रॉपर एक जुता हुआ खेत जो है हमको कालीबंगन में पड़ा है। हड़प्पन पीरियड का कंफ्यूज नहीं होना, ये कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन फॉर पाकिस्तान, गांधी इरविन पैक्ट, दांडी मार्च, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्रोनोलॉजी आपको जमाना है। अरे भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने हिस्ट्री को इवेंट बाय इवेंट पढ़ा है, इट्स वेरी इजी फॉर यू। सबसे पहले बात करते हैं कि मुस्लिम लीग, अरे भाई ये सबसे अलग जा रहा है, 1940 सबसे आखिरी में आएगा पक्का। चलिए उसके बाद आप देखते हो दांडी मार्च, तो सबसे पहले दांडी मार्च हुआ। गांधी जी ने 1930 में जब सीडीएम की जब शुरुआत की, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत की, तो सीडीएम के टाइम पर 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत आपको होती है, और उसके बाद में 6 अप्रैल को ये पहुंचते हैं दांडी, और यहाँ से फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की जो नमक कानून उठा के नमक सत्याग्रह की एक प्रॉपर शुरुआत होती है। शुरुआत 12 मार्च से ही आपको हो चुकी है। ओके, उसके बाद जब ये सीडीएम स्टार्ट हुआ, अपने फ्लैश अपने टॉप पे पहुंचा, और उसी दौरान जो साइमन कमीशन था, उस साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा ऑलरेडी अंग्रेज सरकार कर चुकी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर चुकी थी। तो जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें से एक कॉन्फ्रेंस 1930 में हो गई, 1930 में हो गई, और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट। वो डॉक्टर अंबेडकर का जो माइनॉरिटी पैक्ट है उसको लेके बहुत चीज़ें उसमें गड़बड़ आपको रही, तो उसके कारण वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई नहीं। हाँ, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक ऑल इंडियन यूनियन बनाने की जो शर्त थी, वो शर्त जरूर एक्सेप्ट की, हाँ हम एक ऑल इंडियन यूनियन जो है वो यूनियन हम लोग जरूर बनाएंगे, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। तो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये हुआ 1931 में, 1931 में। ऑब्वियसली बात कहाँ पर होगा? लंदन में होगा, और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से, गांधी जी ने आपको पार्टिसिपेट किया। ठीक है सर, 4 वाला हो गया। ओके, उसके बाद गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, उसके लिए इरविन पैक्ट हुआ, क्योंकि आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन के बीच में कैसे जा सकते हैं, तो उसके बीच में जो गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। ऑलमोस्ट इसका तारीख कुछ 5 मार्च आता है, तो मतलब कुछ किताबों में 22 फरवरी है, कहीं 5 मार्च है, बट ठीक है मेरे हिसाब से 5 मार्च आपको है। तो 5 मार्च को ये एग्रीमेंट हुआ 1931 में। तो इट्स वेरी क्लियर कि सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले दांडी मार्च शुरू हुआ, तो 3 तो भैया पहले आएगा। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ, तो 3 के बाद 2 आएगा। ठीक है, ये 2 हम शर्त हो गए, 3 के बाद 2 आएगा। उसके बाद आपका जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद आपका आखिरी में मुस्लिम हो गया, मुस्लिम लीग हो गया। तो बी इज द राइट आंसर, 3241। अच्छा क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द अमार नायक सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। अमार नायक सिस्टम क्या होता है? ये जो विजयनगर अंपायर था, तो विजयनगर अंपायर में एक तरीके से फ्यूडल सिस्टम था। इसका फ्यूडल सिस्टम था, सामंती प्रथा थी। जैसे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर अगर हम लोग आपको देखेंगे, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर या फिर मुगल्स के पीरियड के अंदर, तो दिल्ली सल्तनत में जैसे इक्ता प्रणाली थी, या मुगल्स के टाइम पर मनसबदारी प्रणाली थी, है ना, बाद में, है ना, ये प्रणाली। तो ये जो प्रणालियाँ थी, इन्हीं प्रणालियों के
इन्हीं को बेस बना के आगे जाके अमर नायक सिस्टम आपको आया। अब देखो एक बात समझना कि जैसे राजा कृष्णदेव राय वगैरह हो गए, तो उनके टाइम पे सिस्टम था, तो ये सामंती प्रथा थी, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। स्टेटमेंट देखते हैं। सो इट्स अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर अंपायर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 100% राइट। They were military commanders who were given territories to govern and collect taxes and other dues from the peasants, craftsmen and traders in area। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इनको उन तमाम एरिया से जो भी टैक्सेस वगैरह कर वगैरह वसूल करने की जो शक्ति है वो पावर्स इनको दिए जाते थे। बिल्कुल सही है सभी लोगों से। कई बार बच्चे इसमें पीजेंट्स और क्राफ्टमैन्स और इनसे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नहीं, सबसे तो ये उस एरिया के लोकल गवर्नर्स हुआ करते थे। एग्रीकल्चर के अलावा तमाम प्रकार के टैक्सेस को वसूल करने का इनके पास पावर था। तीसरा बोलता है द रिटेन द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर द पर्सनल यूज टू मेंटेन अ स्टिपुलेटेड कंटिजेंट ऑफ द हॉर्सेस एंड द एलिफेंट्स। बिल्कुल, ये इनको अपनी आर्मी बनाना पड़ती थी, और ये जो कंटिजेंट आर्मी का इनको बनता था ना, ये आर्मी कंटिजेंट अगेन आगे जाके जो राजा को जब भी वॉर के अंदर हथियारों की या उनको जब सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे मनसबदारी और इक़्ता में था, वैसे ही ये अपनी लोकल एरिया से जो आर्मी है वो आर्मी इन एरियाज़ में प्रोवाइड करते थे, सेना अपनी पहुंचाते थे ताकि वो कंटिजेंट वगैरह युद्ध वगैरह आपको लड़ सके। बिल्कुल सही है। चौथा बोलता है दे वर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर शेयर ऑफ रेवेन्यू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल। अरे भाई साहब, यही तो गलत है। तो मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए, मंदिरों के रखरखाव के लिए ये वहाँ पर जो फंडिंग है, फंडिंग आपको देते थे, है ना। और जो टैक्स कलेक्शन होता था एक्चुअली वो टेंपल में होता था, वो मंदिर में होता था। तो मंदिर में टैक्स कलेक्शन होता था और लोग मंदिर में आके टैक्स देते थे, और अधिकारी वहाँ पर मतलब मंदिर में बैठकर कोई झूठ नहीं बोलेगा, तो किसान भी झूठ नहीं बोलेगा कि मेरी फसल कम हुई है या जो भी आपको है, और अधिकारी भी सही टैक्स लेंगे, तो वो मंदिर में होता है। और इसलिए मंदिर बनाए गए। साउथ इंडिया के मंदिर इट्स नॉट जस्ट टेम्पल, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। तो डी रॉन्ग आंसर है, हमारा आंसर सही हो गया। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, गिरनार, सुदर्शन लेक वगैरह। अच्छा, गिरनार, चोलिस्तान टेरा, अच्छा आराम से देख लेते हैं उसको, सिंपल क्वेश्चन है। गिरनार में लोकेटेड है सुदर्शन लेक, है ना। मतलब एक्चुअली सुदर्शन लेक जहाँ पर है ये कहाँ पर है, गिरनार में। और अपना जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, इट्स लोकेटेड इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। सुदर्शन लेक जो है ये बनी थी गुप्त पीरियड में, सॉरी मौर्य पीरियड में। तो इसका निर्माण हुआ मौर्य पीरियड में। मौर्य पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य, इनका एक सेना अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था पुष्यगुप्त। तो उस पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण किया, है ना, सब बनाया। उसके बाद अशोक के टाइम पर इसके अंदर कुछ जानकारी आपको मिलती कि अशोक के टाइम पर इसका रिनोवेशन हुआ। उसके बाद में जो पोस्ट मौर्य पीरियड आया, तो पोस्ट मौर्य पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट जो गिरनार शिलालेख है, तो गिरनार शिलालेख आपको लिखा गया, एंड दैट गिरनार इंस्क्रिप्शन वाज रिटन बाय रुद्रदमन। कौन थे रुद्रदमन? रुद्रदमन वाज द शक किंग, शक राजा था। तो शक राजा जो रुद्रदमन था, उस रुद्रदमन ने इसको इस इंस्क्रिप्शन को, इस शिलालेख को वहाँ पर आपको लिखवाया, और उसमें उसने अपने विजय अभियान, वॉर कैंपेन्स वगैरह के बारे में कई चीज़ें आपको लिखी। ओके, एंड लेटर इसी इंस्क्रिप्शन में गिरनार, जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर स्कंदगुप्त की जानकारी भी आपको मिलती है। तो स्कंदगुप्त ने इसका रेनोवेशन करवाया। तो इसका एक तो जो मौर्य की जो थी, तो उसका रेनोवेशन एक तो जानकारी गिरनार में इसने रुद्रदमन ने करवाई, फिर स्कंदगुप्त ने इसका रेनोवेशन करवाया। तो 2-3 बार उसके अलग अलग समय पर रेनोवेशन की जानकारी या वहाँ पर और चीज़ें आपको मिलती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गिरनार शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, दैट इंस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, उसके बाद मांत, तो ये हेडलेस स्टैंडिंग फिगर ऑफ द कनिष्क का धड़ रहित, या ऊपर जो टॉर्सो वाला जो पार्ट है, वो टॉर्सो वाला पार्ट आपको मिलता है, बिल्कुल सही है। इसकी मूर्ति आपको मिलती है। और उसके बाद आपका सनाती है, ये हमको बताने कौन सी कितनी पैर सही है, ओके सॉरी, है ना। अब उसके बाद जो सनाती है, ये एक्चुअली उड़ीसा में नहीं है, ये आपको मिलेगा कर्नाटका में, सॉरी है ना, हाँ ठीक है, मतलब वहाँ तक तो पहुँचे भी नहीं थे हम, कर्नाटका। तो ये आपको मिलेगा कर्नाटका में। तो कर्नाटका में एक अशोकन पिलर मिला है, और उड़ीसा में नहीं है, याद रखिएगा। तो ये वाला पैर गलत है। तो कुल 1 2 3 3 पैर सही है, तो 3 पैर आर राइट, ठीक है। चलिए, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एलोरा, है ना, सही जो स्टेटमेंट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला बोल रहा है द आर्ट हिस्टोरियन साइट इज एसोसिएट एक्सक्लूसिवली विद द बुद्धिज्म। नहीं, गलत है, क्योंकि एलोरा बुद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों का कॉन्फ्लुएंस है। तीनों धर्मों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है, नॉट अ सिंगल रिलीजन, ऑल 3 रिलीजन,
हिंदू जैन बौद्ध, तो एक तो ऑब्वियसली बात संभव नहीं है, तो सिर्फ हिंदू नहीं है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा था कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज बीन बिल्ट ड्रेस्ड स्टोन एंड द किल्न फ्री फायर्ड ब्रिक, बिल्कुल गलत, इट्स अ मोनोलिथिक टेम्पल, इट्स अ मोनोलिथिक टेम्पल, एकाश में पत्थर, तो एक सिंगल पत्थर से उसको बनाया गया, पूरी वो बड़ी सी चट्टान थी, उस चट्टान को तराश के काट काट के वहां से टेम्पल, इट्स अ मोनोलिथिक स्टोन टेम्पल, ब्रिक विक का तो उपयोग है ही नहीं, दूर दूर तक ब्रिक नहीं है वहां पे, पूरा पत्थर से तराश के बनाया गया। एक और मैं आपको एड ऑन करके एक एक्स्ट्रा फैक्ट, एक ट्रिविया दे देता हूं मैं, उसको हम बोलते हैं शिवांश ट्रिविया। वो ट्रिविया ये है कि सेम इसी प्रकार का एक मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, एंड द टेम्पल इज कॉल्ड द धर्मराजेश्वर, धर्मराजेश्वर। तो एक टेम्पल यहाँ पर आपको मिलता है मध्य प्रदेश के मंदसौर में, एमपी के मंदसौर में, धर्मराजेश्वर मंदिर, इसको मध्य प्रदेश का कैलाश, एमपी का कैलाश मंदिर कहा जाता है। इट्स अ कैलाश टेम्पल ऑफ द मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। सो बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, नाइदर ए नाइदर बी। आओ आगे बढ़ते हैं। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द आपका गुणपट्टू बुद्धिस्ट केव्स इज लोकेटेड, है ना, जो गुणपट्टू बुद्धिस्ट केव है वो इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में लोकेटेड, ठीक है। तो जो आपका जो गुंडपल्ले है इट इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अजंता केव, अजंता गुफाओं के बारे में, अभी एलोरा का क्वेश्चन आया, अब अजंता का क्वेश्चन आपको आया। तो अजंता में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द पेंटिंग डिपिक्ट्स द यक्ष, गंधर्व एंड अप्सरा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखो वहां पर आप देखना कि जो गंधर्व होते हैं या यक्ष होते हैं, तो यक्ष हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तीनों धर्मों में, ऑल थ्री रिलीजन, हिंदू, जैन, बौद्ध, तीनों धर्मों में यक्ष की जो स्टोरीज हैं या यक्षों के बारे में, जैसे हिंदू धर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो जो महाकवि कालिदास थे उनकी किताब है, उसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्रम, नो सॉरी नॉट द मालविकाग्निमित्रम, हाँ उसमें, या और भी कई सारे उनके टेक्स्ट आपको हैं, सॉरी मेघदूतम में, आई एम सॉरी नॉट द, है ना, मेघदूतम में, मेघदूतम में, तो मेघदूतम में एक यक्ष की स्टोरी, तो एक यक्ष था, उसका एक फिर एक देवता हुआ करता था, वो अपने देवता की पूजा वगैरह, देवता की वर्शिप वगैरह करता था, उसके साथ में रहता, तो वो यक्ष की स्टोरी वहाँ पर है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर के साथ में 24 यक्षिणियाँ हैं। हिंदू धर्म में अप्सराओं की है, अजंता में आपको अप्सरा की मूर्तियाँ वगैरह, उनकी पेंटिंग्स मिल जाएंगी, 2D स्टाइल वाली पेंटिंग। बौद्ध धर्म में जातक स्टोरीज़ में यक्ष और अप्सराओं के बारे में बात की गई है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और उनकी पेंटिंग्स वहाँ पर फिर आपको अजंता में भी आपको मिलेगी। दूसरा बोलता है कि आर्टिस्ट यूज द टेक्निक फॉर प्रोवाइडिंग द मल्टी पर्सपेक्टिव। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पर्सपेक्टिव हमको आपको मिलता है, रिलीजन वाला पर्सपेक्टिव मिलता है, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो द राइट आंसर इज ओनली वन अकॉर्डिंग टू मी, है ना। चलिए, सो विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है शाहमल जो है मोबिलाइज द पीपल ऑफ द बरौत रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कैप्चर्ड द बंगलोज ऑफ द इंग्लिशमैन एंड कन्वर्ट इनटू द हॉल ऑफ जस्टिस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस समय उन्होंने उसको 57 की जब क्रांति हुई तो उस समय उन्होंने, शाहमल ने जो वहाँ पर पूरा जो एरिया है उस एरिया को कैप्चर किया बरौत वाले रीजन में, और उसको हॉल ऑफ जस्टिस या बोल सकते हैं न्याय का एक मंदिर बना के प्रेजेंट किया, जिसको भी न्याय चाहिए वो वहाँ पर आके न्याय उसको मिल जाता था। उसके बाद गुनु वॉज अ कोल लीडर ऑफ द सिंगमुम रीजन ऑफ द छोटा नागपुर, बिल्कुल सही है। वहाँ पर इन्होंने एक सत्याग्रह से स्टार्ट किया जहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जंगल उत्पाद है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंग्रेज उपयोग नहीं करने देते थे, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को या जंगल उत्पाद है, उस जंगल उत्पाद का इसका यूज करना इन्होंने शुरू कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। तो दिस इज ऑल्सो राइट, चाहे शायमल हो चाहे वो गुनु आपको हो, ऐसे लीडर्स के बारे में, अगेन मैंने शुरू में बोला था, जिनके बारे में हमने नाम भी नहीं सुना है, उन लीडर्स के बारे में आपको पढ़ना पढ़ाना ये यूपीएससी चाहता है। तो ये वाला स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, 1 and 2 इज द राइट आंसर। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स पोर्ट्रे द इमेज ऑफ द मदर गॉडेस, मदर एज शी वॉज, मदर एज शी इज, मदर एज शी विल बी। ओके, मात्र, तो द राइट आंसर इज आनंद मठ। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था आनंद मठ, है ना, आनंद मठ नाम की किताब उन्होंने आपको लिखी। एंड इन दिस आनंद मठ बुक उन्होंने मेंशन किया कि सुजलाम शुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम,
तो इन वंदे मातरम, इन स्टांजाज में पास्ट की ग्लोरी, प्रेजेंट की ग्लोरी और फ्यूचर की ग्लोरी, पास्ट में जो भारत माता थी, अभी जो भारत माता है और आगे जो भारत माता होगी या जो हमारे जो देवी होगी, उन तीनों के बारे में काफ़ी डिटेल में इसमें मेंशन। तो तीनों, तो आनंद मठ इज द राइट आंसर। अच्छा, लगभग उसी समय की किताब, अच्छा ये जो किताब है इट्स ऑन द सन्यासी रिवोल्ट जो बंगाल में हुआ था, और उसी समय पे जो देवी चौधराइन नाम की जो किताब है, ये एक वहाँ की जागीरदार जमींदार बोल सकते हैं, तो जमींदार वुमन थी देवी चौधराइन। तो देवी चौधराइन जो है, इनके बारे में भी प्रॉपर वहाँ पर वो, मतलब इनकी अलग से एक बुक है, और आनंद मठ में भी देवी चौधराइन के बारे में लिखा गया है। तो द राइट आंसर इज सी, ऑब्वियसली बात है। चलिए, नील दर्पण, अ प्ले दैट डिपिक्ट द एट्रोसिटीज ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट वाज ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश। ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार आ चुका है। तो क्या बोल रहा है कि नील दर्पण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, द राइट आंसर इज माइकल मधुसूदन दत्ता। अच्छा, ये जो नील दर्पण प्ले है, इट वाज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा इन बंगाली, और उस समय के जो इंडिगो प्लांटर्स थे बंगाल में। अच्छा, अंग्रेज क्या करते थे यहाँ पे? अंग्रेज लोगों से ज़बरदस्ती यहाँ पर नील की जो खेती है, ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते, फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती लोगों से नील की खेती करवाते थे। अगर लोग खेती नहीं करते तो उनको मारा पीटा जाता था। लोग उन अत्याचारों से इतना परेशान हुए, उन्होंने ये जो प्लांटर्स थे ना, अंग्रेज यूरोपियन प्लांटर्स थे, इन प्लांटर्स को कहा जाता था निहलो, याद रखना, निहलो। तो दीज आर द प्लांटर्स, यूरोपियन प्लांटर्स। तो ये यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया, और एक प्ले उसमें लिखा गया, दीनबंधु मित्रा ने उस प्ले को लिखा, और जगह जगह उस प्ले को प्रेजेंट किया जाता, उसको प्रस्तुत किया जाता था। लोग उसको देखते थे, भड़कते थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह वगैरह कर देते थे, और बाद में माइकल मधुसूदन दत्ता ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। देन उसके बाद जेम्स लॉन्ग, उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था, इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। इट वॉज पब्लिश्ड बाय द जेम्स लॉन्ग, जेम्स स्कॉट का उससे कोई योगदान आपको नहीं है, तो बी इज राइट आंसर, है ना। जेम्स लॉन्ग ने ट्रांसलेट, पब्लिश करवाया था उसको अंग्रेजी के अंदर। और यहाँ पर कई किताबों में यहाँ पर मैडम मेडब्रिज का नाम भी आता है, मेडब्रिज। तो मेडब्रिज का नाम इसलिए आता है कि मे बी पॉसिबल मेडब्रिज ने इसको फिर से रीट्रांसलेट वगैरह कुछ किया हो। ये तो कुछ किताबों में मैडम मेडब्रिज का नाम भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अगला प्रश्न, विद रेफरेंस टू द वुमेन अचीवर्स इन मॉडर्न इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। पहला बोल रहा है पंडित रमाबाई पब्लिश, और यहाँ पर हमको क्या बताना है, कौन सा, हाउ मेनी पेयर्स इज करेक्ट, है ना। चलिए, सो पंडित रमाबाई वॉज पब्लिश अ बुक, अ कंपेरिजन बिटवीन द वुमेन एंड मैन, तो पुरुष महिला तुलना, इसका मेन नाम था पुरुष महिला तुलना। तो पुरुष महिला तुलना, ये किताब एक्चुअली लिखी गई थी ताराबाई शिंदे के द्वारा। ये स्टेटमेंट तो गलती हो गया, इसको लिखा था ताराबाई शिंदे ने, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा बोलता है ताराबाई शिंदे वर्क ऑन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी इन रूरल इंडिया, बिल्कुल सही है। तो बच्चों के अंदर जो मोर्टेलिटी है, मातृत्व, वो मृत्यु दर जो है, उसको कम करने के लिए ताराबाई शिंदे ने काम किया, 100% किया। तीसरा बोलता है सरोजिनी नायडू लेड अ डेलीगेशन टू द लंदन फॉर अ डिमांड ऑफ द फीमेल फ्रेंचाइजी इन इंडिया, भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने का एक डेलीगेशन है, उसका उन्होंने नेतृत्व किया। अब देखो, डेलीगेशन में तो मैडम सरोजिनी नायडू गई थी, लेकिन उसकी चेयरमैन थी नहीं थी, इसको लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो स्टेटमेंट सही है, बट फिर भी कमीशन जो आंसर देगा उसके हिसाब से तो अभी तो आप देखो कि 2 पेयर इसमें सही है, पहला पेयर तो गलत ही है। चलिए, तो 2 पेयर सही है, हो सकता है कि बाद में कमीशन बोले कि नहीं, ये तो ये याद रखेगा। चलिए, सो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, द संकिता का सॉल्ट वर्क नोन फॉर द साल्ट सत्याग्रह इज लोकेटेड, ये कहाँ पर आपको स्थित है? अच्छा, जब CDM हुआ, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ, तो उस आंदोलन के टाइम पर कई सारे से जो सॉल्ट वर्क हैं, जैसे एक गुजरात के अंदर आपका दर्शना सॉल्ट लेक था, तो वहाँ पर फिर वो इमाम हुसैन और सरोजिनी नायडू वगैरह इन्होंने विद्रोह किया। उसी प्रकार से जो सनिका था जो सॉल्ट वर्क है, इट इज़ लोकेटेड इन द कर्नाटका, है ना। तो कर्नाटका में लोकेटेड है, तो याद रखिएगा डी इज राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, सो द कलाराम टेम्पल नॉन फॉर द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया। अच्छा, जो कलाराम टेम्पल है, अब देखो यहाँ पर एक बात समझना, 1932 में गांधी अंबेडकर पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ। व्हेन द पूना पैक्ट वाज साइन, उसके बाद में गांधी जी ने वहाँ से हरिजन मूवमेंट की शुरुआत की, और जो हरिजन मूवमेंट था
इस हरिजन मूवमेंट का मेन पर्पस था एक तो जो हिंदू धर्म के बाकी जो समाज हैं और दलित समाज को एक करना, डिप्रेस सोसाइटी को एक करना, और सबसे इंपॉर्टेंट था टेम्पल एंट्री मूवमेंट, मंदिर आंदोलन, जहाँ पर गांधी जी दलित लोगों के साथ में मंदिर में एंटर करते थे, दर्शन करते थे। सेम उसी को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महाराष्ट्र में कलाराम टेम्पल है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी सेम मंदिर एंट्री आंदोलन, मंदिर में दर्शन आंदोलन शुरू किया। सो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो कलाराम टेम्पल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय आपका डॉक्टर BR अंबेडकर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। सो मतंगिरी हजारा एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ इन, तो मतंगिरी हजारा जो है इन्होंने अपनी लाइफ किस आंदोलन में सेक्रीफाइस की? बरदोली सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, CDM या क्विट इंडिया मूवमेंट? तो मतंगिरी हजारा, अगेन ऐसा फैक्ट आ गया जो थोड़ा सा आपको वियर्ड है या मतलब थोड़ा सा नए लोगों के बारे में है। और जो मतंगिरी हजारा है इनको कहा जाता था बूढ़ी गांधी, बूढ़ी गांधी, तो इनको बूढ़ी गांधी कहा जाता था। तो इन्होंने जो आंदोलन है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, मतंगिनी हजारा जो है इन्होंने क्विट इंडिया में इनकी जान चली गई, एक गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई। ओके, अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द वर्ड कोपेकी इज एसोसिएटेड विद, कोपेकी शब्द है वो किससे संबंधित है? एक अगेन टर्म, एक ने क्वेश्चन ऐसा आता है जो किसी टर्म से संबंधित है। सो द क्लॉथ्स, द कॉइन्स, द लैंड मेजरमेंट सिस्टम या द टाइप ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया, भारत में किसी प्रकार का स्पोर्ट, किसी प्रकार का जो उससे संबंधित यहाँ पर आपको था। ठीक है, तो बड़ा थोड़ा सा ये वियर्ड क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर इज कॉइन, सिक्के। तो जनरली देखो कॉपी की जो सिक्का है, वैसे अगर ये स्पेशल लिखा उसने विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, रशिया में कॉपी की करके कॉइन रशिया में भी होता है, बट उसने बोला कि यार आपको इंडियन रेफरेंस में आपको चाहिए, तो अगेन ये टर्म उसने किस पर्सपेक्टिव से उपयोग किया है? अच्छा, कॉपी की अगर आप लोग देखोगे तो लैंड मेजरमेंट सिस्टम के रूप में भी उपयोग किया जाता है, कई जगह वर्ड आपको मिलता है, और कॉइन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो एज पर मी एंड एज पर माई रिसर्च आंसर शुड बी, लेकिन हो सकता है कि कमीशन बाद में 24 नंबर का या जो सी आंसर है, सी आंसर भी दे दे। तो बी और सी में इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है इस आंसर में आपको रहेगा। अगेन फाइनल आंसर जो है वो UPSC आपको देगा। तो 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी 22 क्वेश्चन सॉर्टेड है। कैसा लगा यह सेशन हिस्ट्री के? और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि ऐसे और भी सेशंस में आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है। द पॉपुलर पोएम खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किसकी है? बहुत सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी आपको है। मध्य प्रदेश में जो झंडा सत्याग्रह हुआ जबलपुर में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। और बुंदेलो हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पोएम उनके द्वारा लिखी गई। बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो ये तमाम क्वेश्चंस हुए और 25 क्वेश्चन थे, 24 भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। और वीडियोस इस तरह के चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।